हेलो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का वन शॉट रिवीजन। इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। इस लेक्चर में हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और साथ ही माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक देखेंगे जिससे एमसीक्यू बनने के चांस होते हैं। इस लेक्चर के बाद आपको अलग से बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं द्रव का परिचय एवं उसकी उत्पत्ति। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आप इसके नाम से ही याद कर सकते हैं। बस आपको दाम में उ की मात्रा लगाना है और या में ता लिखना है। तो इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति बनेगी ध्रुव धातु प्लस यत प्रत्यय से द्रव बना है और जो निरंतर परिणाम को प्राप्त होता है उसको ही द्रव कहते हैं। चरक संहिता के अनुसार यदि हम द्रव की परिभाषा की बात करें तो जिसमें गुण और कर्म समवायिक कारण से आश्रित हों उसको ही द्रव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्रव के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो द्रव दो भागों में डिवाइडेड है, कारण द्रव और कार्य द्रव। कारण द्रव उन्हें कहते हैं जिनसे कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। कारण द्रव नित्य होते हैं यानी इनका सदैव अस्तित्व बना होता है और कारण द्रव संख्या में 9 होते हैं। कार्य द्रव भी दो भागों में डिवाइडेड है, चेतन और अचेतन। चेतन का मतलब वो होता है जिसमें चेतना प्रेजेंट होती है यानी जो इंद्रिय युक्त होता है, और अचेतन जिसमें चेतना नहीं होती और वो इंद्रिय रहित होता है। चेतन के भी आगे दो डिवीजन किए गए हैं, अंतश्चेतन और बहि अंतश्चेतन। और अचेतन के भी दो डिवीजन है, खनिज और कृत्रिम। अंतश्चेतन द्रव और बाह्य अभ्यंतर चेतन द्रव के चार चार डिवीजन किए गए हैं। अंतश्चेतन द्रव के डिवीजन है वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। और बाह्य अभ्यंतर के डिवीजन है जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। नेक्स्ट हम देखते हैं कारण द्रव की संख्या के बारे में। तो कारण द्रव संख्या में 9 होते हैं, 5 तो पंच महाभूत होते हैं और 4 एक्स्ट्रा होते हैं, काल, दिशा, आत्मा और मन। नेक्स्ट हम पंच महाभूत के बारे में शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। डिटेल में आप इसको बुक में पढ़ लेना क्योंकि यदि मैं इसको पढ़ाने गया तो आपका वन शॉट रिवीजन नहीं हो पाएगा। महाभूत को आपको इसी सीरियल में याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार हुई है। यदि आपको इसको याद करने में दिक्कत है तो इसकी ट्रिक हमने बना रखी है जिसमें हमने महाभूत और गुण दोनों याद कराए हैं। तो सबसे पहले हम महाभूत देखते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो इनके गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसको आप एक दो बार ऐसे ही सीरियल में पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राह इंद्रिय। ग्राह इंद्रिय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बचपन में जो हमने 5 सेंसेस पढ़ रखे हैं बस उसी को हिंदी में ग्राह इंद्रिय बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, शब्द आप किससे सुनेंगे? कानों से यानी स्रोत। स्पर्श यानी कि टच किससे करेंगे? त्वचा से। रूप यानी किससे देखेंगे? चक्षु से। रस यानी टेस्ट कैसे करेंगे? रसन यानी कि जिह्वा से। और गंध यानी कि सूंघेंगे किससे? तो जाहिर सी बात है, नाक से। अब हम पंच महाभूत के शरीर में कार्य देखते हैं। तो आकाश का कार्य होता है छिद्र निर्माण करना, वायु का काम होता है गति, श्वास, चेष्टा, अग्नि का कार्य होता है पाचन, ऊष्मा और वर्ण, और जल का कार्य होता है क्लेदन, स्नेहन और बंधन का, और पृथ्वी का कार्य होता है धारण, स्थैर्य और गुरुत्व का। नेक्स्ट हम देखते हैं काल का स्वरूप और उसके भेद के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल की उत्पत्ति। तो काल की उत्पत्ति याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि आप इसके वर्ड से ही याद कर सकते हैं। काल में का से आपको याद करना है काकार यानी कि अतीत, आ की मात्रा से आपको याद करना है आकार यानी कि वर्तमान, और ला से आपको याद करना है लकार यानी कि भविष्य। यानी कि जो सभी को मृत्यु की ओर ले जाता है उसे ही काल कहते हैं। काल के दो डिवीजन किए गए हैं, नित्य काल और अवस्थिक काल। नित्य काल का मतलब होता है कि ये उपाधि रहित होता है, एक होता है और अखंड होता है। अवस्थिक काल के दो डिवीजन किए गए हैं व्याधि के अनुसार, जैसे कि रोग की अवस्था, आम, पच्यमान या पक्व, और सूर्य की गति के अनुसार, जैसे कि उत्तरायण, दक्षिणायन, ऋतु और अहोरात्र। नेक्स्ट हम देखेंगे काल का आयुर्वेद में व्यवहारिक महत्व क्या है। जैसे कि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशमन में काल का महत्व है। जैसे ऋतुचर्या और दिनचर्या के अनुसार वात, पित्त, कफ का स्वाभाविक घटना या बढ़ना। हमारा नेक्स्ट महत्व है अरिष्ट लक्षण पता करने में। रोग असाध्य है या साध्य है ये भी काल पर निर्भर करता है। व्याधि का बल और अबल हम काल के अनुसार पता कर सकते हैं। जैसे कि यदि रोग नया होगा तो कम बलवान होगा और यदि रोग पुराना होगा तो ज्यादा बलवान होगा। औषधि के सेवन काल में भी काल का महत्व है कि हमें औषधि का सेवन कब करना है, खाने के बाद या खाने से पहले। ऐसे करके औसत सेवन काल के 10 या फिर 15 प्रकार बताए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिशा। दिशा की उत्पत्ति याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि दिशा में आपको दिश को वैसे ही लिख देना है और आ की मात्रा को अतिसर्जन लिख देना है। तो इस प्रकार दिशा की उत्पत्ति होगी, दिश अतिसर्जनीय धातु से दिशा की उत्पत्ति हुई है। दिशा की परिभाषा के बारे में बात करें तो किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरा विषय दूर है या फिर समीप है, ऐसी प्रतीति जिस तरफ से होती है उसको ही दिशा कहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र से हिमाचल प्रदेश दूर है और गुजरात पास है, ये प्रतीति हमें दिशा के कारण ही होती है। बात करें यदि दिशा के भेद के बारे में तो दिशा की संख्या एक होती है, लेकिन उपाधि के भेद से इसके 10 प्रकार किए हैं। मुख्य दिशाएं हैं प्राची, प्रतीची, उदीची और अवाची। उप दिशा है आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, और अन्य दो हैं ऊर्ध्व और अधः। ये प्रकार यदि आपको याद करने में दिक्कत हो रही है तो इसका ट्रिक हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है,
आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम दिशा का आयुर्वेद में महत्व देखते हैं, जैसे कि भैंसजागार यानी कि रसशाला और औषधालय के निर्माण में दिशाओं का विधान किया जाता है। भैंसजागार तो छोड़ो, हम अपने घर भी बनवाते हैं तो दिशा का विधान करते हैं। नेक्स्ट हमारा महत्व है औसत संग्रह, यानी कि हमें किस दिशा की ओर मुख करके औसत लानी चाहिए, इसमें भी हमें दिशा का ख्याल रखना होता है। रोगी का शयन किस ओर रखना है, इसमें भी हमें दिशा का ख्याल रखना होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मा। तो आत्मा अच सातत्य गमने, यानी कि जो निरंतर गति करता है, यानी जो ज्ञान का अधिकरण है, उसको आत्मा कहते हैं। हृदय चेतना का मुख्य स्थान है और आत्मा के दो डिवीजन किए गए हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा का मतलब होता है कि शरीर में स्थित होता है और सुख दुख का भोगता होता है। परमात्मा एक होता है, निर्विकार होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आत्मन, यानी कि ज्ञानस प्रवृत्ति, यानी कि ज्ञान उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें आत्मा मन के साथ संयोग करता है, फिर मन इंद्रियों के साथ संयोग करता है, फिर इंद्रियां अपने विषयों के साथ संयोग करती हैं, तब जाकर हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यानी कि ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इन सभी का होना आवश्यक है। यदि इसी श्रृंखला में मन उपस्थित न हो तो आत्मा और इंद्रिय के होते हुए भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। आयुर्वेद में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। एक धातु पुरुष, यानी कि जो केवल आत्मा से मिलकर बना है। षड धातु पुरुष, यानी जो 6 धातुओं से मिलकर बना है। पंचमहाभूत और आत्मा। चतुर्विंशति, यानी 24 तत्वों से मिलकर जो बना है। अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत रहते हैं। बात करें यदि मन की उत्पत्ति के बारे में, तो मन ज्ञान बोधने व धातु में असूर प्रत्यय लगाकर बना है। बात करें यदि हम मन की परिभाषा के बारे में, तो जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे मन कहते हैं, या फिर जो ज्ञान तक ले जाता है, या फिर जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे मन कहते हैं। चित्त, चेत, हृदय और मानस, ये सभी मन के पर्याय माने जाते हैं और मन को सत्य और अति इंद्रिय भी कहते हैं। चरक ने मन का स्थान हृदय को माना है और भेल ने मन का स्थान मस्तिष्क को माना है। आत्मा, इंद्रिय और अर्थ, इन सब का सन्निकर्ष होते हुए भी ज्ञान का होना या ना होना मन पर डिपेंड करता है। यही मन का लक्षण है। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है मन के गुण, विषय और कर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे जरूर फोकस करना, क्योंकि इससे एमसीक्यू बनने के भी चांसेस होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मन के गुण। तो मन के गुण 2 होते हैं, अड़ुत्व और एकत्व। अड़ुत्व का मतलब होता है कि मन अति सूक्ष्म होता है, ये एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ता है। और एकत्व का अर्थ होता है कि हर एक शरीर में केवल एक ही मन होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मन के विषय। इसको याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि हम डेली लाइफ में जो करते हैं वही मन का विषय है। जैसे हम मन से चिंता करते हैं तो चिंतय, मन से संकल्प लेते हैं तो संकल्प, मन से ध्यान करते हैं तो ध्येय, और मन से विचार करते हैं तो विचार। एक एक्स्ट्रा आपको वह याद करना है। और मन के कर्म तो उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें आपके मन के विषय वाले 2 पॉइंट आ जाएंगे, विचार और वह, और 2 आपको अलग से याद करना है, इंद्रिय अभिग्रह और श्वास निग्रह। नेक्स्ट हम मन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं कि मन उभयात्मक होता है, यानी कि मन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों के साथ मिलकर कार्य करता है। मन पंचमहाभौतिक होता है, यानी कि हम जो भी अन्न खाते हैं वो पंचमहाभौतिक होते हैं, उसके सूक्ष्म भाग से ही मन का पोषण होता है। मन अति इंद्रिय होता है, यानी कि मन स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल इसके कार्यों से ही अनुमान लगाया जा सकता है। मन व्याधियों का आधार होता है, क्योंकि जैसे शारीरिक दोष वात पित्त कफ होते हैं, वैसे ही मानसिक दोष भी होते हैं, रज और तम। ये मानसिक दोष को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें देखने वाले हैं द्रव का आयुर्वेद में व्यवहारिक और चिकित्सीय महत्व। तो द्रव का महत्व औषधि निर्माण और उसके प्रयोग में है, क्योंकि संसार का ऐसा कोई भी द्रव नहीं है जिसका औषधीय प्रयोग ना हो। बस इसके लिए हमें द्रव के पंचभौतिक संगठन की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम उसका रोगी पर प्रयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट महत्व है व्याधि विज्ञान में, क्योंकि व्याधि की उत्पत्ति का कारण भी द्रव है और व्याधि के निदान में भी हम द्रव का ही प्रयोग करते हैं। और द्रव का महत्व सामान्य विशेष सिद्धांत में भी है, क्योंकि शरीर में जो धातु घट गई है उसके समान द्रव देकर ही हम उसको बढ़ाते हैं, और जो धातु बढ़ जाती है उसके विपरीत द्रव देकर ही हम उसको घटाते हैं। तो यहीं पर हमारा चैप्टर द्रव विज्ञान ये समाप्त होता है। जल्दी जल्दी हम इसका रिकैप कर लेते हैं कि द्रव का लक्षण है क्रिया और गुण का समवायीकरण पर आश्रित होना। कारण द्रव की संख्या 9 है, कार्य द्रव की संख्या 2 है। काल के 2 भेद होते हैं, नित्य और आवस्थिक। दिशाएं 10 टाइप की होती हैं। आत्मा के 14 गुण होते हैं। मन के 2 गुण होते हैं, अड़ुत्व और एकत्व। मन के विषय 5 होते हैं, चिंतय, विचार, उभय, ध्येय और संकल्प। मानस दोष 2 प्रकार के होते हैं, रज और तम। ये रहा द्रव विज्ञान चैप्टर का कंप्लीट फ्लो चार्ट। अब हम गुण विज्ञानी चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुण का परिचय और उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुण का आयुर्वेद और दर्शन में क्या स्थान मिला है। तो वैशेषिक दर्शन ने 6 भाव पदार्थ माने हैं, द्रव, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। तो वैशेषिक दर्शन ने गुण को दूसरे स्थान पर रखा है। चरक संहिता ने 6 पदार्थ माने हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म, समवाय। तो इस सूची में गुण तीसरे स्थान पर आता है।
पर इसमें थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेना। द्रव गुण में आश्रय आश्रय भाव होता है, क्योंकि द्रव आश्रय प्रदान करता है इसलिए उसको आश्रय बोलते हैं, और गुण उसमें आश्रय लेता है इसलिए उसको आश्रय बोलते हैं। बात करें यदि हम गुण की उत्पत्ति के बारे में, तो गुण धातु में आमंत्रणीय प्रत्यय लगाने से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी जिसके द्वारा लोगों को आमंत्रित किया जाता है या जो अपनी ओर खींचता है उसे ही गुण कहते हैं। गुण के लक्षण देखें तो गुण के लक्षण 3 प्रकार के होते हैं: समवायी, निश्चेष्ट और समवायी कारण। समवायी कारण का मतलब होता है कि गुण अपने आश्रय यानी कि द्रव से समवाय संबंध से जुड़ा होता है, यानी कि जब तक द्रव है तब तक गुण रहेगा। निश्चेष्ट का अर्थ होता है कि गुण स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता, यानी गुण स्वयं कोई कर्म नहीं करता, कर्म हमेशा द्रव ही करता है। और गुण किसी भी कार्य की उत्पत्ति में असमवाय कारण होता है, यानी कि द्रव जो है वो गुण और कर्म दोनों से समवाय संबंध से जुड़ा होता है, लेकिन गुण और कर्म ये दोनों आपस में असमवाय कारण से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुण का क्लासिफिकेशन और उसके नंबर्स के बारे में। तो वैशेषिक दर्शन ने गुणों की संख्या 17 मानी है, न्याय दर्शन ने 24 गुण माने हैं और चरक संहिता ने 41 गुण माने हैं। इस प्रकार टोटल 41 गुण होते हैं: 5 सार्थ गुण, 20 गुरुवादी गुण, 10 परादी गुण और 6 आध्यात्मिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्थ गुण के बारे में। तो ये संख्या में 5 होते हैं, यानी कि जिन गुणों को हम अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं उनको सार्थ गुण कहते हैं। इनका दूसरा नाम वैशेषिक गुण भी है। हमारे महाभूत के जो गुण होते हैं उन्हें ही सार्थ गुण कहते हैं, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इनका जो इंद्रिय है वो है कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नाक। और इसमें महाभूत की प्रधानता पाई जाती है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्थ गुणों का चिकित्सीय महत्व, जैसे कि शब्द का महत्व। स्टेथोस्कोप द्वारा हम फेफड़ों की ध्वनि सुनते हैं। स्पर्श के महत्व के लिए हम पालपेट करते हैं। स्पर्श का महत्व आप ऐसे जान सकते हैं कि यदि किसी को फीवर होता है तो हम उसके बॉडी का टेम्परेचर त्वचा के द्वारा स्पर्श करके ही पता लगाते हैं। रूप का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी को कामला होता है तो हम उसकी त्वचा का, नेत्र का और मूत्र का पीला रंग देखकर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इसको कामला हुआ है। रस का महत्व हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी को डायबिटीज होता है तो उसके मूत्र में चींटियां आकर्षित होने लगती हैं। और गंध का महत्व हम ऐसे समझ सकते हैं कि रक्त पित्त में कच्ची मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरुवादी गुण के बारे में। तो द्रव्यों में रहने वाले ये 20 गुण मानव शरीर में भी होते हैं। दोष, धातु और मल का वृद्धि होना या क्षय होना ये इन्हीं पर ही डिपेंड करता है। इनको शारीरिक गुण भी कहते हैं। यदि ये गुरुवादी गुण आपको याद करने में दिक्कत हो रही हो तो इसका ट्रिक हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु गुण के बारे में। तो इसका अर्थ होता है शरीर में जो भारीपन उत्पन्न करता है। अगर हम महाभूत की बात करें तो जो भारी वाले महाभूत हैं जैसे कि पृथ्वी और जल, ये इसमें प्रधानता होती है। गुरु गुण का यदि मुख्य कर्म देखें तो इसका मुख्य कर्म होता है ग्रहण करना यानी पोषण करना, और ये पचने में अधिक समय लगाता है। गुरु गुण का यदि हम दोष प्रभाव देखें तो ये वात का शमन करता है और कफ को बढ़ाता है। किसी भी गुण का दोष प्रभाव लिखना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए आपको वात, पित्त, कफ के गुण याद होने चाहिए। जैसे कि गुरु का ही हम बात करें तो गुरु जो है कफ का गुण होता है, इसलिए वो कफ को बढ़ाता है। और वात जो होता है वो लघु होता है, यानी गुरु यहाँ अपोजिट होने के कारण वात का शमन करता है। गुरु गुण जो होता है वो बल बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसीलिए अब तर्पण जन व्याधि यानी कमजोर वाली व्याधियों में इस्तेमाल किया जाता है। हर एक गुण के आप एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना। इसका तो बहुत ही आसान है, जैसे गेहूं हुआ, उड़द हुआ, दूध हुआ, मांस हुआ, ये सब गुरु होते हैं। लघु गुण का आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका अपोजिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट गुण है शीत, यानी जो शीतलता लाए और रोकने का कार्य करे उसको शीत बोलते हैं। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है और इसका मुख्य कर्म होता है स्तंभन। इसका दोष प्रभाव पित्त, हर और वात का वर्धक होता है। अब यहाँ पे भी आप वो रूल लगा सकते हैं, जैसे कि वात और कफ दोष का गुण शीत होता है, इसलिए शीत गुण वात और कफ को बढ़ाता है। और पित्त जो है उष्ण होता है, यानी शीत का अपोजिट होता है, तो शीत गुण पित्त को हरता है। यदि हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो बर्निंग पर हम शीत गुण का इस्तेमाल करते हैं, रक्तस्राव पे करते हैं और पैतृक गुणों में लाभकारी होता है। इसका एग्जाम्पल चंदन और कमल हो गया। उष्ण गुण इसके अपोजिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट गुण है स्निग्ध, यानी जो क्लेदन उत्पन्न करता है उसको स्निग्ध बोलते हैं। इसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। इसका मुख्य कर्म होता है बल व वर्ण को बढ़ाना और मर्दुता लाना। दोष प्रभाव में ये वात को हरता है और कफ को बढ़ाता है। चिकित्सा की बात करें तो रूक्ष से उत्पन्न वाली व्याधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका एग्जाम्पल घृत, तेल, वसा और मज्जा है। बाकी रूक्ष गुण इसके अपोजिट हो जाएगा। बाकी मंद गुण जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता होती है, धीरे धीरे कार्य करता है, कफ वर्धक होता है, पित्त शामक होता है। इसका उदाहरण बबूल और गिलोय हैं और ये अतिसार और रक्तस्राव में इस्तेमाल होता है। स्थिर गुण में पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। ये मलमूत्र आदि को रोकता है और ये वात को हरता है। इसका उदाहरण है जायफल और परवाल और इसका उपयोग है अतिसार को रोकना। बाकी सर गुण इसके अपोजिट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट गुण है मृदु। इसमें जल और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है और ये शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है।
और इसका उपयोग है सूजन और व्रण को कम करना। नेक्स्ट गुण है विशद। इसमें पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है और ये घाव भरने में यूज होता है। इसका उपयोग है गीले घाव को सुखाना। हमारा नेक्स्ट गुण है संलक्षण। इसका मेन काम होता है रोपण करना और ये कफ को बढ़ाता है और इसका एग्जाम्पल है अभ्रक भस्म। नेक्स्ट गुण है सूक्ष्म। इसमें अग्नि, वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है और ये सूक्ष्म स्रोतों में गहराई तक प्रवेश करके उसको ठीक करता है। और हमारा लास्ट गुण है सांद्र। इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है और ये अवयवों को बांध के रखता है। इसका उदाहरण मक्खन, दही है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आध्यात्मिक गुण के बारे में। इनकी संख्या 6 होती है। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। इसी को आप इसी सीरियल में ऐसे 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परादी गुण के बारे में। चिकित्सा की सफलता इन्हीं गुणों पर निर्भर करती है, इसीलिए इन्हें चिकित्सा सिद्धि के उपाय भी कहते हैं। यदि इन परादी गुणों को याद करने में आपको कोई तकलीफ हो रही हो तो परादी गुण का श्लोक सहित मैंने ट्रिक बना रखा है, आप जाकर देख लेना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पर गुण की। पर का मतलब होता है जो श्रेष्ठ हो, जैसे देश, काल, वय, प्रकृति के अनुसार जो श्रेष्ठ होता है उसको पर बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो देश में जो जंगल देश होता है वो पर होता है और इसका अपोजिट होता है अपर, यानी कि जो अहितकर होता है, जैसे कि देश में अनूप देश। हमारा तीसरा गुण है युक्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि दोष, दूष्य, काल का विचार करके जो हम औषधि का चयन करते हैं उसी को युक्ति बोलते हैं। ये सफल चिकित्सा का मूल होता है। हमारा नेक्स्ट गुण है संख्या। गणित में जो 1, 2, 3 होता है इसी को संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 3 दोष होते हैं, 6 रस होते हैं, 7 धातुएं होती हैं। हमारा नेक्स्ट गुण है संयोग। संयोग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक अलग अलग वस्तुओं को आपस में मिलाना, इसी को संयोग कहते हैं। ये 3 टाइप का होता है, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। द्वंद्व कर्मज का मतलब होता है 2 क्रियाशील वस्तुओं का जुड़ना और सर्वकर्मज का मतलब होता है 2 से अधिक क्रियाशील वस्तुओं का जुड़ना। लेकिन एक कर्मज का मतलब होता है एक क्रियाशील और एक स्थिर वस्तु का जुड़ना, जैसे कि उड़ते पक्षी का पेड़ पर बैठना। हमारा नेक्स्ट गुण होता है विभाग। इसका मतलब होता है मिले हुए द्रव्यों को अलग करना। इसका चिकित्सीय महत्व देखें तो वमन विरेचन से दोषों को निकालते हैं। इसके भी 3 टाइप होते हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। हमारा नेक्स्ट गुण है पृथक करना, यानी कि डिफरेंशिएट करना, यानी चीजों को उनकी विशेषता से अलग पहचानना। इसके भी 3 टाइप हैं, असंयोग यानी कि मेरू और हिमालय का अलग होना, विजातीय मतलब भैंस और गाय का अंतर, और सजातीय माने एक गाय का दूसरी गाय से अंतर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल करना, यानी मेजरमेंट लेना। बात करें यदि हम इसके चिकित्सीय महत्व को, तो जैसे हम पेशेंट को मेडिसिन की सटीक डोज देते हैं या फिर दोषों के बल अल्प है, मध्यम है, प्रवर है, इस सब का मापन करना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है प्रोसेस करना, यानी कि द्रव्यों में जो स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं उनको बदलकर नए गुण उत्पन्न करना ही संस्कार कहलाता है। इसके अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि अग्नि से, जल से या मंथन से। इसका एग्जाम्पल समझें तो दूध को हम मथकर मक्खन बनाते हैं, ये सब संस्कार का ही एग्जाम्पल है। इसका चिकित्सीय महत्व की बात करें तो इसमें औषधियों की शक्ति बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यास करना। अभ्यास करने का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, यानी किसी पदार्थ का बार बार निरंतर सेवन करना ही अभ्यास कहलाता है। अगर इसका चिकित्सीय महत्व देखें तो व्यायाम का नित्य अभ्यास करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान में गुणों का महासंयोजन कैसे होता है, यानी कि जो हमने ये गुण पढ़े हैं ये चिकित्सा में कैसे काम आते हैं। तो जब हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अलग अलग स्टेप पे अलग अलग गुण काम आते हैं। जैसे कि हमारा पहला स्टेप है रोग निदान, यानी कि डिजीज को डायग्नोज करने में, वहां पर काम आता है सार्थ गुण, जैसे कि फिजिशियन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सभी को पेशेंट में एग्जामिन करके ही रोग को डायग्नोज करता है। सेकंड स्टेप मेंटल स्टेटस में काम आता है आध्यात्मिक गुण। इसमें जो फिजिशियन होता है वो पेशेंट की बुद्धि, सुख, दुख, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता है। तीसरे स्टेप विकृति एवं औषधि चयन में काम आता है गुरुवादी गुण। इसमें हम पेशेंट की अवस्था को देखकर उसके रोग के अनुसार गुरुवादी गुण से युक्त औषधि का चयन करते हैं। चौथे स्टेप चिकित्सा के नियोजन में हम परादी गुण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि युक्ति करना। नेक्स्ट हम पूरे चैप्टर का क्विक रिकैप करते हैं, जैसे कि गुण शब्द गुण धातु प्लस आमंत्रण प्रत्यय से इसकी निरुक्ति हुई है। इसके लक्षण 3 होते हैं, समवायी, निश्चेष्ट और असमवायी कारण। गुणों की संख्या वैशेषिक दर्शन के अनुसार 17 होती है, न्याय के अनुसार 24 और चरक संहिता के अनुसार 41 होती है। सार्थ गुण 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। गुरुवादी गुण 20 होते हैं, आध्यात्मिक गुण 6 होते हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। परादी गुण 10 होते हैं, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक, परिमाण, संस्कार, अभ्यास। और ये है हमारे पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट। अब हम करेंगे कर्म विज्ञानीय चैप्टर का वन शॉट रिवीजन। तो सबसे पहले हम कर्म का परिचय देखते हैं। तो वैशेषिक दर्शन ने 6 पदार्थ माने हैं, द्रव, गुण, कर्म, समान, विशेष, समवाय। यानी वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म तीसरे नंबर पर आता है। और चरक ने जो 6 पदार्थ माने हैं वो हैं सामान्य, विशेष, गुण, द्रव, कर्म, समवाय। तो चरक के अनुसार कर्म जो है 5वें नंबर पर आता है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म शब्द की उत्पत्ति और निरुक्ति। तो कर्म शब्द की उत्पत्ति याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो कर्म का का है उसको हम लिखेंगे क्र धातु
और जो इसका मा है उसमें लिखेंगे मनिन प्रत्यय। यानी कि क्र धातु प्लस मनिन प्रत्यय से कर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। यानी कि जो भी कार्य किया जाता है या फिर जिसमें गति होती है उसको ही कर्म बोलते हैं। कर्म शब्द की निरुक्ति है यत् क्रियते तत् कर्म, यानी कर्ता द्वारा जो क्रिया संपन्न की जाती है उसको ही कर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म के लक्षण। तो कर्म के लक्षण 3 होते हैं, एक द्रवम, आगुणम, संयोग विभाग, अनपेक्ष कारणम। एक द्रवम का मतलब होता है कर्म हमेशा एक समय में केवल एक ही द्रव में रहता है। अगुणम का मतलब होता है कर्म में कोई गुण नहीं होता, गुण केवल द्रव में रहता है, कर्म में नहीं। संयोग विभाग अनपेक्ष कारणम का मतलब होता है कि किसी वस्तु के जुड़ने या फिर अलग होने का मुख्य रीजन कर्म ही है। नेक्स्ट हम संयोग और विभाग के सिद्धांत को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि हाथ ने पेन को उठाया तो पेन का पुरानी जगह से विभाग हुआ है और इसका कारण गति है, यानी कि कर्म। और इसका संयोग की बात करें तो पेन को जब हम नई पोजीशन पे रखते हैं तो नई पोजीशन से उसका संयोग होता है, इसका भी रीजन गति ही है। तो कुल मिला के कर्म के बिना ना तो कोई दो वस्तुएं जुड़ सकती हैं और ना ही अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट हम कर्म के लक्षण देखते हैं चरक संहिता के अनुसार। तो जो संयोग और विभाग का कारण हो, द्रव पर आश्रित हो और जिसे कर्तव्य समझकर किया जाए उसको कर्म कहते हैं। द्रव आश्रितम का मतलब होता है कि कर्म जो है द्रव पर आश्रित रहता है। और कर्म नान्यत पेक्षते का मतलब होता है कि कर्म अपने कर्म को करने के लिए किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं करता। कर्तव्यस्थ क्रिया कर्म का मतलब होता है कि जो कार्य प्रयत्न पूर्वक किया जाता है उसको भी कर्म कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्म के भेद। तो तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के 5 भेद हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। उत्क्षेपण का मतलब होता है ऊपर की ओर गति, अपक्षेपण का मतलब होता है कि डाउनवर्ड गति, आकुंचन का मतलब होता है जैसे कोई पेपर को हमने हाथ में मिसल दिया उसी को आकुंचन बोलते हैं। प्रसारण का मतलब होता है जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं तो गुब्बारा का एक्सपेंशन होता है। गमन का मतलब होता है कि इनके अलावा जो गति हैं वो सभी गमन में आती हैं। आयुर्वेद के अनुसार कर्म के कई भेद हैं, जैसे कि लौकिक और आध्यात्मिक, द्विविध कर्म जैसे कि संतर्पण, अपतर्पण, त्रिविध कर्म जैसे कि शारीरिक, मानसिक और वाचिक, पंच कर्म जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, अनुवासन और रक्त मोक्षण, और अष्टविध सत्कर्म ये भी कर्म के ही प्रकार हैं। और न्याय दर्शन के अनुसार भी कर्म के 5 भेद बताए गए हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो आयुर्वेद के अनुसार कर्म के जो भेद हैं जैसे कि लौकिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। लौकिक कर्म का मतलब होता है कि शरीर में जो समान गतियाँ होती हैं या फिर जो चिकित्साएं प्रक्रियाएं की जाती है जैसे कि पंचकर्म, ये सब लौकिक कर्म में आते हैं। आध्यात्मिक कर्म उसे कहते हैं जो जीवात्मा और परमात्मा का बोध कराता है। द्विविध उपकर्म में आते हैं संतर्पण और अपतर्पण, और त्रिविध कर्म में आता है वाचिक, मानसिक और शारीरिक। शरीर से दोषों को बाहर निकालने के 5 जो प्रधान कर्म हैं उनको ही पंचकर्म कहते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, निरुबस्ती, अनुवासन बस्ती और शिरोविरेचन। सर्जरी के दौरान जो 8 क्रियाएं की जाती हैं उनको ही अष्टविध शस्त्र कर्म कहते हैं, जैसे कि छेदन, भेदन, लेखन, भेदन, ऐंतण, आहरण, विश्रावण और सीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयुर्वेद में कर्म की उपयोगिता क्या है। तो जैसे कि सृष्टि की उत्पत्ति और जो भी नेचुरल काम है उस सब का कारण कर्म ही है। और रोगों की उत्पत्ति का जो कारण है वो है आसात्म इंद्रिय संयोग, प्रज्ञा अपराध और परिणाम, ये सभी व्याधियों के कारण है। और चिकित्सा कर्म बिना पंचकर्म के नहीं हो सकता है। और साथ ही दोष धातु मल का जो आधार है वो भी कर्म ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुण और कर्म में क्या सिमिलरिटीज हैं। तो ये दोनों ही पदार्थ हैं, दोनों ही द्रव पर आश्रित होते हैं और दोनों ही गुण रहित होते हैं और दोनों का ही कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गुण और कर्म में क्या डिफरेंस है। तो गुण जो होता है वो चेष्टा रहित होता है, लेकिन कर्म में चेष्टा पाया जाता है। गुण जो होता है ये संयोग और विभाग का कारण नहीं होता, लेकिन कर्म संयोग और विभाग का मुख्य कारण होता है। गुण जो होता है वो सर्वव्यापी होता है, यानी सभी द्रव्यों में पाया जाता है, लेकिन कर्म जो है वो सर्वव्यापी नहीं होता, यानी सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता। गुण जो होता है वो मूर्त और अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाया जाता है, लेकिन जो कर्म है वो केवल मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम पूरे चैप्टर का क्विक रिकैप करते हैं। तो कर्म शब्द की उत्पत्ति क्र धातु प्लस मनिन प्रत्यय से हुई है और कर्म का लक्षण है एक द्रव्यम, आगुणम, संयोग विभाग, अनपेक्ष कारणम। न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के 5 भेद हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म और 8 शस्त्रकर्म। और गुण और कर्म में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है कि जो कर्म होता है वो एक्टिव होता है और गुण जो होता है वो पैसिव होता है। और ये पूरे चैप्टर का फ्लो चार्ट है। तो इस लेक्चर में हमने द्रव, गुण और कर्म ये तीनों चैप्टर का वन शॉट रिवीजन किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और साथ ही अगर आपको जिस भी टाइप का वीडियो चाहिए वो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम वैसा ही कंटेंट आपको डिलीवर कर सकें। और बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।